तो जब वो आपसे ये पूछे कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, या फाइनाइट वर्ब के अंदर आने वाली हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, या नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर आने वाली वर्ब जो जो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर जो हमारे पार्टिसिपल है, इंफिनिटिव और प्रेजेंट है, तो कौन सी वर्ब पूछी जा रही है ये बात ज्ञात नहीं है, तो आप सिंपली उससे ये पूछें कि वर्ब कौन सी वर्ब पूछ रहे हैं। तो सामान्यतः वर्ब दो प्रकार की होती है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो अपने वाक्य के कर्ता के वचन तथा काल के अनुसार बदल जाती है, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जो वाक्य के कर्ता तथा वाक्य के कर्ता के वचन तथा काल के अनुसार बदल जाती है उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अर्थात अ वर्ब दैट इज लिमिटेड बाय इट्स सब्जेक्ट एंड वर्ब सब्जेक्ट एंड टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है। फाइनाइट वर्ब के अंदर दो प्रकार की वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है कि किसी भी वाक्य में घटित हुई घटना के काल को व्यक्त करने वाला शब्द ही हेल्पिंग वर्ब होता है। तीन प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में 11 प्रकार की होती है, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। मॉडल ऑक्सिलरी में 10 प्रकार की होती है, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, ये सभी हमारी मॉडल ऑक्सिलरी होती है 10। और फिर सेमी मॉडल ऑक्सिलरी होती है नीड, डेयर, विल, ये हमारी सेमी मॉडल ऑक्सिलरी होती है। मेन वर्ब हमारे दो प्रकार, मेन वर्ब क्या होती है, एन एक्शन इज कॉल्ड मेन वर्ब। लेकिन एक्शन भी दो प्रकार का होता है, एक एक्शन होता है और एक एक्शन लेस होता है। लेकिन अगर हम एक्शन की बात करें तो एक्शन में दो प्रकार की होती है क्रियाएं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी क्रिया होती है जो अपने साथ कम से कम एक ऑब्जेक्ट को लेकर चलती है। अगर वाक्य की क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब है तो ट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के मध्य में सामान्यतः प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है अगर ऑब्जेक्ट है तो। और इंट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर नहीं चलती है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के यानी कॉम्प्लीमेंट के बीच में एक प्रीपोजिशन का होना अनिवार्य होता है। अगर किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान करने के लिए हम वाक्य के सब्जेक्ट को छिपाकर वर्ब से दो प्रश्न करते हैं, व्हाट तथा होम, और इनके प्रश्न करने पर हमें जो भी उत्तर प्राप्त होता है वही उस वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त वर्ब ट्रांजिटिव होगी। व्हाट और होम से प्रश्न किया जाता है, व्हाट से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बोध होता है और होम से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बोध होता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो क्या होती है, एक ऐसी क्रिया जो अपने साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर नहीं चलती, उसे ही हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी इंट्रांजिटिव वर्ब और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में प्रीपोजिशन का होना अनिवार्य होता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, है ना, ही अम्यूज्ड मी, अब नहीं लगा टू, लेकिन आई एम गोइंग टू स्कूल में लग गया, ठीक है, प्रीपोजिशन लग गया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ रखा है तो एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से नॉन लिविंग या इमैच्योर का बोध होगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होम से जो प्रश्न करेंगे तो उससे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का बोध होगा और उससे लिविंग का बोध होगा। ठीक, इसके बाद मैंने आपको टेंस डायरेक्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, सिंपल सेंटेंस वगैरह पढ़ाना स्टार्ट कर दिया मैंने। सबसे पहले मैंने आपको सेमी मॉडल ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी ने प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में बताया, जिसमें सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर। इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग हम सिंपल सेंटेंस में करते हैं, यानी इसका प्रयोग हम किसी व्यक्ति की अच्छाई, बुराई, पद, व्यवसाय, रंग, आकार, स्थिति का बोध कराने के लिए करते हैं। वर्तमान में इज, एम, आर तथा भूतकाल में वाज, वर का प्रयोग करते हैं। जैसे he is a good man, he is a good boy, he is an honest man, तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। उसके बाद मैंने हैज हैव का प्रयोग बताया था कि जब हमें किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पर स्थायी अधिकार यानी कांस्टेंट पोजीशन की ऑनरशिप दिखानी होती है तो ऐसे स्थिति में वर्तमान में हैज तथा भूतकाल में हैड का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने बताई थी, हैज के बाद अगर नो या हैव पर नो लिखा हुआ है तो नो के बाद नाउन होगा, लेकिन अगर नॉट लिख दिया है तो एनी होना चाहिए, और अगर एनी लिख दिया है तो नो हटा के नॉट लगाना पड़ेगा। उसका कारण ये है क्योंकि नॉट एडवर्ब होता है, नो एडजेक्टिव होता है। नो एनी मनी नहीं हो सकता, नॉट एनी मनी होना चाहिए, नॉट एनी प्रॉब्लम होनी चाहिए। नो एनी प्रॉब्लम गलत शब्द है, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम ये गलत है, आई हैव नॉट एनी प्रॉब्लम होनी चाहिए। और इसका प्रयोग कांस्टेंट पोजीशन ऑनरशिप को व्यक्त करने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया कि यदि सबसे पहले रूल ऑफ सिंटैक्स बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिस वाक्य के अंत में सामान्यतः ता, ती, ते आता है, ता है, ती है, ते आता है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में यदि वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम उस वर्ब के अंत में एस एफ वाई का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वर्ब के अंत में ओ एच सी एच एस एस डबल एस जेड आता है
तो ईएस का प्रयोग करते हैं तथा बाकी सभी अन्य के साथ एस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव सेंटेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के होने पर वर्ब के अंत में एस अथवा इसका प्रयोग वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि वर्ब अपने मूल रूप में सदैव प्लूरल होता है। वर्ब अपने मूल रूप में सदैव प्लूरल होता है, उस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम एस अथवा इसका प्रयोग करते हैं। यानी नाउन और वर्ब में थोड़ा सा उल्टा है, नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस और एस का प्रयोग करते हैं, जबकि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस और एस का प्रयोग करते हैं। वर्ब अपने मूल रूप में प्लूरल नंबर में ही होता है। यदि किसी वाक्य में किसी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रियरली, ओकेजनली, यूजुअली का प्रयोग होता है तो ऐसे स्थिति में हम इसका प्रयोग एक सब्जेक्ट के बाद करते हैं, जब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है तो पॉजिटिव सेंटेंस में, और नेगेटिव सेंटेंस में नॉट के बाद किया जाता है। अगर किसी वाक्य में ईच और एवरी के साथ किसी समानार्थी शब्द का प्रयोग होता है तो ऐसे स्थिति में उसको हम हमेशा वाक्य के अंत में रखते हैं, वाक्य के अंत में रखते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट डेफिनेशन मैंने बताई कि ऐसा कोई भी कार्य जिससे यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट, प्री-प्लान शेड्यूल, लाइफ कमेंट्री, प्रोवर्ब, हेडिंग ऑफ न्यूज़पेपर, द हेडलाइंस ऑफ न्यूज़ चैनल्स का बोध होता है तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है, भले से वो वाक्य फ्यूचर टेंस में हो रहा हो। ठीक है, उसके अंदर बताया कि कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रियरली, ओकेजनली, इनका प्रयोग कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना करके बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। इसमें क्या जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कॉन्टिन्यूअस में अगर ये दे रखा आई एम ऑलवेज डूइंग दिस जॉब तो गलत हो जाएगा आई ऑलवेज डू दिस जॉब, ये कॉन्टिन्यूअस में नहीं हो सकता। परफेक्ट में हो सकता है, इंडेफिनिट में हो सकता है, लेकिन कभी भी कॉन्टिन्यूअस में ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, रियरली, ओकेजनली का प्रयोग नहीं हो सकता है। और ईच और एवरी के साथ अगर समानार्थी शब्द आ जाता है तो भी कॉन्टिन्यूअस में ना बनाकर हम उसको इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे ही इज गोइंग टू वॉच द मूवी एवरी संडे तो गलत हो जाएगा, ही गोस टू वॉच द मूवी एवरी संडे होना चाहिए। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनका प्रयोग हम सदैव इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते, क्योंकि उनसे मेंटल इमोशन का बोध होता है। जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फॉरगेट, हेजिटेट, सीम, अपीयर, है ना, वांट, डाउट, प्रेफर, ये सभी क्रियाएं मैंने आप लोगों को वैसे लिखवा रखा है। लेकिन इनमें से कुछ क्रियाओं का प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में तब कर सकते हैं जब इन क्रियाओं का कुछ विशेष भाग हो। जैसे स्मेल का मतलब महकना है तो इंडेफिनिट, और सुनना है तो कॉन्टिन्यूअस। हियर का मतलब सुनना है तो इंडेफिनिट, सुनवाई करना है तो कॉन्टिन्यूअस। टेस्ट का मतलब स्वाद लेना है तो इंडेफिनिट, और स्वाद लेना है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। सी का मतलब देखना है तो इंडेफिनिट, और सी का मतलब मिलना है तो कॉन्टिन्यूअस होगा। इसी तरह से मैंने कुछ क्रियाओं का प्रयोग बताया था। फिर मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आप लोगों को बताया था। पास्ट ऐसा कोई भी कार्य जो भूतकाल में किसी निश्चित समय में घटित होता है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। यदि किसी भी वाक्य में यस्टरडे मॉर्निंग, यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे नाइट, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट संडे, लास्ट फ्राइडे, लास्ट के साथ कोई भी समय सूचक शब्द आ जाता है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। फिर किसी भी वाक्य का आरंभ यदि इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम से होता है तो उससे आरंभ होने वाली क्लॉज को सदैव पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। यदि किसी भी क्लॉज का आरंभ सिंस से होता है तो ऐसे स्थिति में उस क्लॉज को हम सदैव पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, परंतु सिंस से पहले आने वाली क्लॉज को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। जैसे इट इज 2 years since I met you, या इट हैज बीन 2 years since I met you, या 2 years have passed since I met you। तो सिंस से आरंभ होने वाली क्लॉज को सदैव पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही रखा जाता है। सिंस से आरंभ होने वाली क्लॉज को सदैव पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही रखा जाता है। अगो का प्रयोग होता है तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। इनके साथ नेम ऑफ ईयर दिया होता है तो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। I met him 2 years ago, I met him 2 years ago। अगो शब्द आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सामान्यतः जिस वाक्य के अंत में आगे किया जाता है तो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। ऐसा कोई भी कार्य जो भविष्य काल में घटित या संपन्न होता है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः हम आई और वी के साथ शैल तथा बाकी अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं, परंतु यदि किसी वाक्य में डिटरमिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस का बोध होता है तो ऐसे स्थिति में पॉजिटिव तथा नेगेटिव वाक्य में आई और वी के साथ विल तथा बाकी अन्य कर्ताओं के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वाक्य में सामान्यतः टुमारो, टुमारो मॉर्निंग, टुमारो इवनिंग, या नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट इवनिंग, या नेक्स्ट के साथ कोई भी अन्य समय सूचक शब्द दिया होता है तो ऐसे स्थिति में उस वाक्य को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंसीडर किया जाता है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि यदि इफ क्लॉज वाली कंजंक्शन आती है तो इफ क्लॉज से आरंभ होने वाला वाक्य तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, परंतु उसके बाद वाला वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। यदि कोई भी वाक्य एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यदि दो घटनाएं भविष्य काल में घटित होती है तो उनमें से एक फ्यूचर होनी चाहिए और एक प्रेजेंट होनी चाहिए।
अर्थात कुछ कंजंक्शन से जुड़कर वाक्य जब भी बनेगा तो वो हमेशा इंडेफिनिट में यानी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में होगा, लेकिन दूसरी वाली क्लॉज फ्यूचर के इंडेफिनिट में या कैन लगाकर बना सकते हैं। जैसे अनलेस से आरंभ होने वाले वाक्य, तो अनलेस से आरंभ होने वाली वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट या कैन शब्द का प्रयोग हो जाता है। सॉरी, अनलेस से आरंभ होने वाली क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं, लेकिन दूसरी वाली क्लॉज को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। आई विल नॉट गो अनलेस यू कम, आई विल नॉट गो अनलेस यू अलाउ मी। तो देखिए आई विल आ रहा है यहाँ पर, तो एक फ्यूचर में होगा और एक प्रेजेंट में होगा। when से आरंभ होने वाली क्लॉज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, लेकिन दूसरी वाली क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होती है। बिफोर वाली क्लॉज तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, लेकिन उसके बाद वाली क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होती है। आफ्टर वाली क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, लेकिन उसके बाद वाली क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होती है। इफ वाली क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, लेकिन उसके बाद वाली क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होती है। ठीक, एज सुन एज आरंभ होने वाली क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, लेकिन उसके बाद वाली क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होती है। एज सुन एज वाला बताया मैंने, है ना, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सामान्यतः जिस वाक्य के अंदर आया रही रहा आता है उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। रहा रही आता प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर सिंगुलर शब्द के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, और जिसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होना अनिवार्य होता है। ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें प्रेजेंटली जिसमें एट द मोमेंट, राइट नाउ, नाउ, दीस डेज का बोध हुआ होता है तो उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। मैंने एक आपको एग्जांपल भी दिया था, द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज अनअवेलेबल एट द मोमेंट। यदि किसी वाक्य में एट द मोमेंट शब्द का प्रयोग दे रखा है और वो वर्तमान है तो उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में होना चाहिए। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नियम है। फिर उसके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सामान्यतः जिस वाक्य के अंदर आता रहते आता है उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। आई और जितने भी सिंगुलर उनके साथ वाज, यू और जितने भी प्लूरल उनके साथ वर का प्रयोग किया जाता है। और इसमें कोई भी वो नहीं है, इसमें सामान्यतः बस आपको याद रखना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये याद रखना है, यदि क्रिया गेट, ग्रो, बिकम का प्रयोग, यदि क्रिया गेट, ग्रो, बिकम का प्रयोग घटते या बढ़ते के क्रम में, इंक्रीज या डिक्रीज होने के क्रम में होता है तो हम इसको सदैव कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखते हैं। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली ये है कि इनके साथ आने वाला एडजेक्टिव सदैव कंपैरेटिव डिग्री होता है। इट इज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, या योर टी इज गेटिंग कोल्डर, कोल्ड नहीं हो सकता, योर टी इज गेटिंग कोल्डर होना चाहिए। तो ये प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में यही नियम है। ठीक है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ये बहुत सिंपल सा होता है। विल बी, शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः जिस वाक्य के अंदर रहा होगा, रही होगा था उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। यानी ऐसा कोई भी कार्य जो भविष्य काल में जारी रहेगा उसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है। विल भी, शैल भी लगता है कि सामान्यतः आई और बी के साथ विल और आई और बी के साथ शैल तथा बाकी अन्य के साथ विल भी का प्रयोग किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसा कोई भी कार्य जो भूतकाल में समाप्त हुआ परंतु उस कार्य का असर वर्तमान में पड़ता हो तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है। किसी भी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना अनिवार्य होता है। किसी भी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का होना अनिवार्य होता है। ऐसे वाक्यों में सामान्यतः समय दिया होता है। यदि किसी वाक्य में ऑलवेज, नेवर, ऑलरेडी, सो फार, अप टू नाउ, मतलब yet, रिसेंटली, लेटली, सो फार, अप टू नाउ, जस्ट, ऐसे समय सूचक शब्दों का प्रयोग होता है तो उसको परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसको परफेक्ट टेंस ही कहा जाता है। ठीक है, ऐसे शब्दों को याद रखिए। खासकर इसमें से 3-4 शब्द याद करने वाले ज्यादा है। एवर, दूसरे नंबर पे सो फार, तीसरे नंबर पे अप टू नाउ, तीसरे पे रिसेंटली, चौथे पे लेटली और एक येट। ये 3 शब्दों को आपको जरूर याद रखना है कि इनके प्रयोग होने पर वाक्य का काल जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है। ऐसा कोई भी कार्य यदि भूतकाल में 2 घटनाएं घटित होती है तो सबसे पहले घटित होने वाली घटना को पास्ट परफेक्ट तथा बाद में घटित होने वाली घटना को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है, जिसमें कंजंक्शन बिफोर का प्रयोग किया जाता है। बिफोर से आरंभ होने वाली क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट तथा पहले वाली क्लॉज को पास्ट परफेक्ट टेंस में रखा जाता है। आफ्टर से आरंभ होने वाली क्लॉज को पास्ट परफेक्ट तथा पहले वाली क्लॉज को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। यदि किसी ऐसा वाक्य लिखा हुआ है जिसमें एक ही एक्शन हुआ है लेकिन उस वाक्य में मच अर्लियर, ऑलरेडी, मच अर्लियर, ऑलरेडी या बिफोर का प्रयोग होता है तो तब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भी करते हैं। आपको ये देखना है कि अगर कोई भी कार्य 2 हुए हैं भूतकाल में तो उसमें से एक परफेक्ट होगा और एक इंडेफिनिट होगा। जैसे एक एग्जांपल भी मैंने दिया था, आई बॉट द सेम हाउस, है ना, आई बॉट द सेम हाउस दैट आई सॉ इन 2011, ऐसा मैंने एक एग्जांपल दिया था। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाया था। यदि किसी वाक्य में मच अर्लियर का प्रयोग होगा तो भी वो पास्ट परफेक्ट टेंस ही होगा। और ये सब एग्जाम में आपको दिखेगा कि हाँ मच अर्लियर आया और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा हुआ है तो गलत है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने बताया कि ऐसा कोई भी एक्शन है जो भविष्य काल में किसी निश्चित समय में घटित से संपन्न होता है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ऐसे वाक्यों में सामान्यतः बाई के साथ समय सूचक शब्द दिया होता है, जैसे बाई टुमारो मॉर्निंग, है ना, बाई हियर नेक्स्ट,
ऐसा बाई के साथ कोई भी समय सूचक शब्द भविष्य का दिया होता है तो उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस मानते हैं। यदि भविष्य काल में दो घटनाएं घटित होती है तो उनमें सबसे पहले घटित होने वाली घटना को फ्यूचर परफेक्ट जब आगे घटित होने वाली घटना को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानते हैं, जिसमें कंजंक्शन के रूप में हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। अर्थात बिफोर से आगे होने वाली क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट में होगी और बिफोर से पहले वाली क्लॉज फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय का प्रयोग किया होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन होती है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैज बीन होती है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन होती है। और किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म का होना अनिवार्य है और उसमें समय दिया होता है। निश्चित समय अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय का मतलब अगर किसी वाक्य में संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, होली, दिवाली, नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ एजेस का बोध होता है, सिंस लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस के स्थान पर क्या लग जाता है? फ्रॉम लग जाता है। बाकी 2 घंटे से, 2 दिन से, 5 दिन से, 2 हफ्ते से, 2 महीने से, 2 साल से दिया हुआ है तो फॉर का प्रयोग किया जाता है। फिर मैंने बताया मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में, सेमी मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में। नीड, डेयर, यूज्ड टू। नीड और डेयर का प्रयोग हम जब मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो ऐसे स्थिति में इसका प्रयोग हम सदैव प्लूरल नंबर में इसका प्रयोग हम सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों नंबर में कर लेते हैं। परंतु अगर नीड और डेयर के बाद